नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्पर्श शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल फर्स्ट और आप तक ये लाइव स्ट्रीम पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी राम प्रकाश। एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी खास पेशकश तीखे सवाल। और आज तीखे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रवि रौनखर जी, जिन्हें लोग सनातनी पत्रकार भी कहते हैं और साथ साथ भगवा योद्धा के नाम से भी उनको पुकारते हैं। तो रवि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल फर्स्ट पर। थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे क्या बोलें आपको? भाई जी, मैं हूँ झोला छाप जी, बिकाऊ पत्रकार। ये आखिरी नाम दिया गया था मुझे एक बार, तो मेरे ये प्रिय नाम मुझे नहीं, हम तो देखिए, हमारे दिल में आपके लिए काफ़ी इज्जत है। सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे, आपको कब और कैसे लगा कि आपको हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? भाजी, ये होता है, ये लगता मतलब ये अपने आप होता है। जब आपके मन में ईश्वर को लेकर सवाल उठते हैं तब ये यात्रा असल में शुरू होती है। कुछ लोगों के मन में सत्ता को लेकर, कुछ के मन में टिकटों को लेकर, कुछ के मन में पद प्रतिष्ठा को लेकर उठती है। हिंदुत्व का इस्तेमाल जो है आम तौर पर ऐसे शुरू हुआ, जो प्रचलन में अभी है, जो हम देख रहे हैं। जैसे आपने हिंदुत्व को योद्धा कहा, हम बड़े छोटे सिपाही हैं। योद्धा जो है वो सामने आता नहीं जी। बाकी तो ये होता जाता है जैसे जैसे आप ईश्वर क्या है, सनातन क्या है। क्योंकि मेरे से एक बार एक व्यक्ति ने ही पूछ लिया कि भाई सनातन क्या है, तो सनातन धर्म क्या है। तो मैंने उसको इधर उधर की दो चार बातें बताई। तो फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे पता है। फिर वहाँ से यात्रा शुरू होती है बेसिकली। और फिर हम देखते हैं कि ये जो संस्कृति है, ये जो सनातन समाज है, इसका जो इतिहास है, इसका जो बोध है, वो इतना प्यारा है कि अब ये जो है संकट में है। तो फिर हम इस लड़ाई में जो आप कह रहे हैं, फिर हम उतरे जी। इसके साथ ही हम पूछना चाहेंगे, जब आप खबर बनाते हैं या कोई भी आप स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं, तो क्या उस समय आपके ऊपर भावनाएं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं? चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से आप उस खबर से जुड़ जाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? भाजी, खबर बना रहे हो तो आप भावुक होते हैं जी। खबर बनाते हैं तो आप एंगर भी दिखाते हैं जी। खबर होती है तो आप चाटुकारिता भी दिखाते हैं, आप चतुराई दिखाते हैं, आप एजेंडा दिखाते हैं। तो मैं भी साधारण प्राणी हूँ, तो भावनाओं में मैं भी आता हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो भावना नहीं है, बस वो होता है। अब वो स्वभाव है, भावना नहीं बची है। भावना जो है वो भी बहुत हल्की चीज़ है। अब ये अंदर ही आ गया, अब मैं इसे नाम नहीं दे पाता। अब ये होता है वजह जी। जो दिखता है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने गुस्से में कहा, मैंने अच्छे से कहा, वो सामने वाले के लिए है। अगर मैं अपनी वीडियो के ऊपर मैं खुद कमेंट करूं कि मैं क्या हूं, मैं अभी गुस्से में आ रहा हूं, अभी देखो मेरा बड़ा अच्छा मूड है, तो फिर वो बकवास है। सामने वाला तय करे कि मैं गुस्से में हूँ या जैसा भी है। हमने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हमने बहुत सी खबरों में आपकी रिपोर्ट्स में देखा है कि आप जब बात करते हैं तो आप बहुत सी प्रतिष्ठित अखबारों को भी अपने घेरे में ले लेते हैं और साथ ही साथ आप जो है बड़े बड़े नेताओं को भी अपने आड़े हाथों ले लेते हैं। तो ये क्या बात सच है? हम ये सवाल जो आपका इसका जवाब लेने से पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। कांग्रेसी हो या भाजपाई, कोई भी नेता आपका साथ नहीं देगा। इन पंजाब केसरी का पत्रकार यह बात नहीं छापता। जब मैंने इस मामले को पूरी ताकत से उठाना चाहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने सेवकों से फोन कॉल करवाए। मैसेज सभी संघियों तक पहुंच गया होगा। बहुत सारे ऐसे कुछ देखने को आपके वीडियो में मिलता है, आप आड़े हाथों ले लेते हैं हर किसी को। कितना सच्चाई है इस बात में? क्या है इसके पीछे, क्या रहस्य? पाजी, अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो कल को कोई गोली मार देगा। वैसे मैं जब देखता हूँ अपने, तो मेरे को एक बार मैं बोल देता हूँ तो मुझे भी याद नहीं रहता कि क्या है। लेकिन ये जरूर है कि ये इस समय स्पष्टता से मैंने वो कहा जो नूरपुर और इंदौरा का समाज कह रहा था। आप देखिए कि हम पत्रकार बंधु हैं, अगर हम कहते हैं अपने आप को, तो हम समाज की आवाज़ हैं, हम उनकी आवाज़ हैं जिनको कोई नहीं सुनता, या फिर वो चीज़ें जो कि किसी कारणवश सामने नहीं आती। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पंजाब केसरी का नाम लिया और खुल के बोला कि भैया इसने छापी नहीं खबर। और मैंने भी देखा तो सच पाया। और सच बोलने में डर क्या? अखबार का कोई पत्रकार हो, संपादक हो, कोई जज हो, कोई राष्ट्रपति हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई आम भिखारी हो, मेरे जैसा भिक्षुक हो, आपके जैसा पत्रकार हो,
कोई बात नहीं, तो बोल सकते हैं, बोलना चाहिए भाई, सभी एक हैं, संविधान एक है, सारे समान हैं, सारे बोलते हैं कि प्रत्येक के अंदर परमात्मा है, मेरे अंदर भी तेरे अंदर भी, तो यहाँ कौन ऊंच नीच है? तो बोलने में कुछ नहीं है। कई बार मैं सीमा ही लांघ जाता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार मैं, जैसे आपने पहले बोला भावना और आवेश, भावना और आवेश भाई अपना है तो है। जी जी। इसके साथ ही हम पूछना चाहेंगे, तो विशेष समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? क्या है उसके पीछे का कारण? भाई जी नफ़रत तो बिल्कुल नहीं है, कोई नफ़रत नहीं है, कोई विशेष समुदाय से मेरी कोई नफ़रत नहीं है। जब हम मूल में जाते हैं, जब हम देखते हैं कि संस्कृतियों का टकराव निरंतर सदियों से जारी है और आज भी है, होता जा रहा है, प्रत्यक्ष हम देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हम बोलते हैं। और बोलना जो है बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी तो बोला जा रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सनातनी अब करने के मूड में भी है। अब वो चीज़ों को समझ रहा है कि भाई ये क्या हुआ, ये भाईचारे के नाम पर हमारे साथ इतना छल। आप देखिए कि संविधान ने स्वयं हिंदुओं को दबाया, हिंदू स्पेसिफिक लॉज बनाए, कानून बनाए, जैसे कि किसी को गुलाम बनाने की कोई प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो। 47 के बाद भी, 47 से पहले भी हिंदुओं को बस खदेड़ा गया भाई। पहले राजाओं का राज था तो हम लड़ लेते थे, संविधान हमें बांधता है, संविधान हमें डिवाइड करता है। एक तरफ हम कहते हैं कि संविधान जोड़ता है, लेकिन वही संविधान जो है फिर वो डिवाइड करता है और ताकतें देता है विधायिका को कि बांटो इसे, कमज़ोर करो इस समाज को, इसके ऊपर स्पेशल एक्ट बनाओ, बांधो इसे, गुलाम बनाओ, और समाज गुलाम बनता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारे दो का जो फार्मूला था वो हिंदुओं ने अपनाया पूरे हर्ष के साथ। उन्हें लगा कि संविधान ने बनाया, कानून बनाया, नेता लोग कह रहे हैं कितनी अच्छी बात है। और हम अब देख रहे हैं कि जो हम दो या हमारे दो या हम एक, पता नहीं नेक, ऐसा कुछ फंडा जिस समाज ने अपनाया, वो समाज अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो कई बातें हैं भाजी, हमारे मंदिर को कब्जा आया, वक्फ को शक्तियाँ दे दी कि तू पाकिस्तान बना, वक्फ बोर्ड बनाकर आपने कहा विशेष समुदाय, उनको शक्तियाँ दी कि पाकिस्तान का निर्माण करो, चुपचाप हथियाते जाओ ज़मीनों को। और दूसरी तरफ बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के लिए कि खबरदार, जो मंदिर आक्रांताओं ने तोड़े, जो आक्रमणकारियों ने जो मंदिर तोड़े, उनको मत वापस मांगो। तो भाई जी बोलना पड़ता है, और ये तभी बोल पाते हैं आप इतनी तन्मयता से, इतने कॉन्फिडेंस से, जब आप जान जाते हैं कि विशेष समुदाय की किताबों में क्या लिखा है और हमारी किताबों में क्या लिखा है, विशेष समुदाय के आक्रांताओं ने हमारे साथ क्या किया और हमने क्या क्या सहा। तो तब आपको बोलना पड़ता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि बोलने से काम चलेगा, अब करने का टाइम है वजह जी। इसके साथ ही हम पूछना चाहेंगे, जब बात करते हैं हिंदुत्व के मुद्दे की, तो उसमें बहुत से जो लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं और अपनी राजनीति भी चमकाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है और लोग इसके साथ साथ अपनी राजनीति रोटियां भी सेकना लग पड़ते हैं और साथ में अपनी चमकाते हैं राजनीति? भाई जी जैसे अब कोई भी रॉ मटेरियल है, जैसे गन्ने का रस आप निकालें तो गुड़ है, शक्कर है, चाट है, बड़ा कुछ है, मतलब हर चीज़ के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब आप सनातन का धर्म, क्योंकि धर्म सबसे ऊंचा माना गया, जब आप धर्म के कार्य करते हैं, जब क्लेम करते हैं कि मैं देखो तुम्हारे धर्म के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो ये जो राजनीतिक शक्तियाँ हैं ये उसका बाय प्रोडक्ट ही है, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हिंदुओं के साथ क्या हुआ कि स्टार्टिंग से, डे 1 से हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति हुई वो गद्दी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तक सीमित रह गई, उसका लाभ उठाया गया। हमारे मन में भी कई बार आता था कि जैसे कि हमारे बड़े वीडियोस चलते हैं, बड़ा कुछ होता है कि लोग बहुत प्रेम देते हैं, तो मन में कीड़ा आता है कि क्यों ना शक्ति लेकर ही सारा सफाया कर दिया जाए, क्यों ना विधानसभा से ही कोई चुनाव लड़के कुछ ऐसा कर लिया जाए। ये प्रत्येक हिंदुत्ववादी व्यक्ति के मन में आता है कि जो कार्य धर्म को की रक्षा करना राजा का कार्य है और राजा भोगी है, राजा चुनाव जीतने के बाद भूल जाता है और उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं। तब कुछ लोगों के मन में आता है और वो सोचते हैं कि राजनीति एक माध्यम बनेगा, एक टूल बनेगा ताकि हम सनातन के हितों को साध सकें। लेकिन हो क्या रहा है, चुनाव से पहले धर्म एकदम से आ जाता है। जैसे पता लगता है कि हमारी सीटें कम हो रही हैं, फटाफट हिंदुत्व का कार्ड खेलो, कोई बोलो, कुछ किसी विशेष समुदाय के बारे में बोलो,
ठीक है, और वो बोलता है और लोग चार्ज होते हैं, विशेष समुदाय जो जाग जाता है और हिंदू सो जाता है कि मेरा रक्षक दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया, मेरा रक्षक आज नेता बन गया। लेकिन होता कुछ नहीं। ग्राउंड पर हम देखते हैं कि वही लोग जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वोटें लेते हैं, वो 5-5 साल कई राज्यों में लगा चुके हैं सरकारें, वहाँ तो कुछ नहीं बदला। यूपी एक उदाहरण अलग से है, असम में कुछ कुछ कार्य हो रहे हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं हो रहा। फंडामेंटली जड़ पे अभी तक किसी ने वार नहीं किया बाजी। ये हिंदुत्व एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हो कि लाभ लेने का एक माध्यम बन गया है, जी, साधन बन गया। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे इस सवाल का जवाब दे दिया। इसके साथ ही हम पूछना चाहेंगे, आपका विवादों से बहुत गहरा नाता है। अगर विवाद आपसे दूर जाना भी चाहें तो आप उनको घसीट के अपने पास ले आते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। इस साल विधानसभा के जो हिमाचल जो विधानसभा में उसमें उपचुनाव हुए, इस साल उपचुनाव हुए और उन उपचुनावों में आपने कुटलहट से देवेंद्र सिंह भुट्टो को समर्थन दिया, तो वहीं गगरेट से आपने चैतन्य शर्मा को समर्थन देने का प्रयास किया, पर लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। आपको दिखाते हैं कुछ, ये विपिन पंडित जी हैं जो लिखते हैं कि आप देखो जी शायद सही डील सही नहीं बैठी है आपकी, है ना, बैठने से साइड बदल दी। और इसके अलावा और भी हैं, जितेंद्र कौशल जी ने कितने पैसे लिए, आप पे पैसों के आरोप लगे, आपके ऊपर देखिए जी स्टैंड का लगे कि कोई स्टैंड नहीं है, कितना माल लिया, क्या ये है वो है। तो क्या कहना चाहिए, क्योंकि विवादों से क्यों घिर जाते हैं और लोगों को शायद आपका जो है कुछ पसंद नहीं आता ये सब चीज़ें। पाजी, जब आपने मेरे से पूछा कि आप क्या हैं, तो मैंने आपको बताया कि मैं एक झोला छाप बिकाऊ पत्रकार हूँ। तो इन बंधुओं ने ही मुझे ये उपाधि दी है और मैंने उसको सरमाथी पर लगाया। ठीक है जी। तो देखिए कि आपके प्रश्न से पहले मैं इसका उत्तर की मैं एक संकेत दे चुका था। ऐसा है पाजी कि जैसे कि आपने बोला कि आप भावनाओं से चलते हैं, हमारा कोर जो विषय है, हमारा कोर विषय सनातन है, ठीक है। और अगर हमें राजनीतिक पार्टियों से या राजनीतिक नेताओं से भी मदद लेनी पड़े तो हम लेंगे। भुट्टो भाई जी को समर्थन देने का एक ही कारण था, वो ये था कि जैसे ही इन्होंने पंडित का कार्ड खेला, मैंने देखा कि इन्होंने जानबूझ के कहा कि देखो जी कि इतने वर्ष हो चुके हैं, कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति जो है वो यहाँ से चुनाव नहीं जीता है, ठीक है। तो ब्राह्मण कार्ड और पंडितों के ऊपर एक वीडियो वायरल किया गया, एक ब्राह्मणों के ऊपर एक वीडियो वायरल किया गया, जिस वीडियो में शरेआम मतलब तीन भाइयों के बीच में, मतलब जातिवाद का वो व्यक्ति जो छुटभैया नेता था वो जहर घोल रहा था। ये बातें मुझे पहले से पता थी कि इन्होंने ये कार्ड खेलना है। और एक बात, दूसरी बात भाजी, सनातन के विषयों के ऊपर थोड़ा बहुत समर्थन हमें जिन लोगों से मिला, हमने उनका सपोर्ट किया। और जो लोग जिन्होंने वक्फ एक्ट बनाया, जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, जिन्होंने हिंदू कोड बनाया, जिन्होंने हिंदुओं को बांधा, तो उनके प्रति बहुत ज़्यादा नहीं। विवेक भाई के साथ मेरा कोई वो जाति वो नहीं है। अब मैं अभी भी देख रहा हूँ, मैं विवेक भाई से कभी पूछिएगा, अब इन 3 लोग हैं, इनको पता है कि मैं विवेक भाई के साथ बैठा हूँ। विवेक भाई को मैंने हिलाया भी है, मैंने बोला कि भाई क्या हो रहा है यार, जब ये सारी चीज़ें होती थी। अब मैं एक मोटा भाई आपको बता दूँ, क्योंकि आपके यहाँ पर जलेबीदार आंसर नहीं दिए जा सकते, सीधी बात की जा सकती है ना, आपका शो ऐसा है। मुझे अब खनन से भी कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं रही, कोई अवैध खनन कर रहा है, कोई कहीं घुस रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं रही मुझे। जब तक कोई व्यक्ति, कोई बहुत ज़्यादा पर्यावरण को प्रेम करने वाला व्यक्ति सामने नहीं आता, तब तक मैं भी अब एक्टिव नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्यावरण के मसले, ये राजनेताओं के मसले, ये बाकी मसले जो हैं वो उनको बाद में हम हैंडल कर लेंगे। अभी सबसे बड़ा जो मसला है वो है डेमोग्राफिक चेंज। हिमाचल प्रदेश का जो धार्मिक स्वरूप है वो बदल रहा जा रहा है, जनसांख्यिकी में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण, भ्रष्टाचार विरोधी, फलाना ढिमका, ये सारे आदर्श जो कि आप देखें कि संविधान कब से बना और आज 2024 आ चुका है। क्या भ्रष्टाचार मिटा, क्या अवैध खनन मिटा, क्या प्रदूषण मिटा? कोई समस्या आप बता दीजिए जिसका हल हो चुका हो। नहीं हुआ। कारण ये कि 47 के बाद से लेके अब तक हमने गोरों को, दूसरों को कॉपी करके अपना तंत्र बनाया भारत। हम वैदिक संस्कृति की तरफ नहीं गए, हमने सनातन को नहीं अपनाया, हम अपने रूट से कटते गए। तो मेरा अब कोर फील्ड जो है वो सनातन ही है। तो बाकी विषयों पे मैं कभी बदल सकता हूँ, जहाँ मुझे लगे मुझे फ़ायदा हो रहा है मैं उसके साथ भी खड़ा हो सकता हूँ। जी, आपने जो मुद्दे गिनाए, अगर वो मुद्दे हल हो जाएं तो फिर राजनीति किस बात पे होगी? अगली बार वोट किस बात पे मांगे जाएंगे? तो खैर छोड़िए। जी, इसका एक ही उत्तर है, जब तक इस धरा पर मनुष्य रहेगा तब तक राजनीति रहेगी। बिल्कुल। एक आपके सोशल मीडिया पे आपने जो बहुत सारी पोस्ट की हैं खसरा नंबर 1280 को लेके, क्या है ये पूरा मुद्दा? हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा बताएं, क्या है ये 1280 का पूरा मुद्दा? भाजी, मंडी के अंदर जी देवस्थान है खसरा नंबर 1280।
मोटा मोटा समझ लीजिए कि मंदिर की भूमि है, जी। उसके ऊपर मस्जिद वालों ने कब्जा कर रखा है। और कागज़ों में 1966 या 1960 के दशक में जब सेटलमेंट हो रही थी या फिर जब भी कोई कार्रवाई वहाँ पर चल रही थी, गोपाल कपूर जी जो कि इस विषय को उठाते हैं, उनका ये कहना है, और हमने जो दस्तावेज़ देखे हैं और उन्होंने जो क्लेम किया, वो कहते हैं कि कोई उर्दू जानने वाला कोई मुस्लिम ट्रांसलेटर आया, और जब ये रिकॉर्ड जो था, ये रिकॉर्ड हिंदी में ट्रांसलेट किए जा रहे थे, तब उत्तर भारत की विभिन्न स्थानों पर उन विशेष समुदाय के ट्रांसलेटर्स ने देवस्थानों को, बहुत सारे ऐसी ज़मीनें थीं, उनको अहले इस्लाम के तहत कर दिया। अहले इस्लाम अर्थात जो मुसलमान, इस्लाम के नाम पर जो भूमि है, तो हमारे मंदिर को अहले इस्लाम में दिखा दिया। और ये बात उनका वकील, उस मस्जिद कमेटी का या वक्फ बोर्ड वालों का वकील भी मानता है कि ये देवस्थान है, इस पे कब्जा अहले इस्लाम का है, अर्थात ये मंदिर है, इसके ऊपर कब्जा मस्जिद वालों का है। तो हमें भैया वो मस्जिद का कब्जा वहाँ से हटता हुआ दिखना चाहिए। हमें एक पल भी, एक क्षण भी उस भूमि के ऊपर कोई भी ऐसा ढांचा नहीं होना चाहिए जो कि मंदिर ना हो, वो हटना चाहिए वजह। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नॉलेज में नहीं होगी ये बात, या उनको ध्यान में नहीं आया होगा उनके? स्पर्श बाजी, प्रत्येक चीज़ प्रत्येक व्यक्ति को पता है आज के टाइम में। प्रत्येक नेता को, प्रत्येक मिनिस्टर को, प्रत्येक अधिकारी को पता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सबको पता है। तो क्या हो जाता है, किसको नहीं पता चिट्टा बिकता है, किसको नहीं पता ये होता है, किसको नहीं पता वो होता है। सबको सब जानते हैं, लेकिन कोई करता नहीं भाई। नहीं, तो आपको नहीं लगता जब तक आप लोग जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं इसके खिलाफ, तब तक तो कुछ ना कुछ हलचल दिखेगी, पर जैसे ही आप लोग भी इस मुद्दे को छोड़ देंगे तो फिर वो बात वहीं घूम फिर के वहीं पहुंच जाएगी और कोई इस मुद्दे पे बोलेगा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी इस मुद्दे पे। भाजी आपने जब पूछा ना कि आप पलटे क्यों, या फिर वो वाला प्रश्न था, तो मैं आपको बता दूं कि वो सारे मुद्दे गए भाड़ में, सारे मुद्दे गए भाड़ में। हमने देख लिया कि कुछ नहीं होने वाला। IAS IPS अधिकारियों के हमने ऐसे ऐसे कारनामे देख लिए, नीचे के अधिकारियों के कारनामे देख लिए, जजों के कारनामे देख लिए, नेताओं के कारनामे, हम पत्रकारों के कारनामे, प्रत्येक समाज के कारनामे देख लिए। तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हम 1280 पे बने रहेंगे मरते दम तक, आखिरी श्वास तक 1280 की लड़ाई चलती रहेगी। 1280 के बाद पता नहीं कितने नंबर निकलने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है। और गोपाल कपूर भाई ने एक बात बोली है, रवि 1280 खसरा नंबर का अर्थ है मधुमक्खी के छत्ते में पहला हाथ। अब पता लगेगा उन्हें, अब जब और चीज़ें खुलेंगी। ये आपने बहुत ही बेबाकी से इसका जवाब दिया। इसके साथ ही आपने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई थी थूक कांड के ऊपर, जो अभी रिसेंटली आई है। आपने रिपोर्ट बनाई, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, सराहा। क्या आपको लगता है कि आपकी इस खबर का कोई असर अभी तक हुआ है, या प्रशासन के बोलते कान पे कोई जू रेंगी है अभी तक इस मुद्दे को लेकर? खबर का कोई असर नहीं होता। नेताओं के सिस्टम की चमड़ी बहुत मोटी है, मैं बार बार कहता हूँ ये बात। और कोई एग्जांपल मैं अब ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं इन बातों में। सिस्टम की चमड़ी इतनी मोटी है कि ऐसी छोटी मोटी रिपोर्टों का कोई असर नहीं पड़ता। मैं कोई बहुत ही बड़ी रिपोर्ट नहीं मानता, ऐसी बकवासबाजी की है मैंने। कारण क्या है कि आप देखिए ना कि स्पष्ट दिखाई दे रहा कि थूक रहा है, फिर उसी को चोता दूसरे ड्रम के ऊपर पे वो टपकता है, गंदगी फैला रखी है, गुटके से मुंह भरा हुआ। कोई बात नहीं भाजी, नहीं सिस्टम। देखो, हमने यूरिया खा लिया, हमने पेस्टिसाइड खा लिया, हमने प्रसाद के अंदर हमने चर्बी, जानवरों की चर्बी खा ली यार, हमें खिला दी गई, ठीक है। जगह जगह थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, तो यह भी हो रहा है, तो ठीक है। ये थूक का सामान्यकरण, नॉर्मलाइजिंग द स्पिटिंग, वी कैन से इट इज़ नॉर्मलाइजिंग द स्पिटिंग। तो स्पिट करेंगे, आप अभी चले जाएंगे उस प्लांट में, तो अभी भी आपको स्पिट करते हुए मिल जाएंगे, अगर वहाँ पर दूध आया होगा। तो थूक चलता रहेगा, खबरों का बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या आपसे किसी अधिकारी ने संपर्क नहीं किया कि कहाँ का ये मामला है और कब का ये मामला है, और कोई अधिकारी का कोई इस पर एक्शन नहीं अभी तक देखने को मिला जिला ऊना में? मुझे जो बताया गया था कि कुछ अधिकारी जांच कर रहे हैं इसकी। जी। और क्योंकि जांचों का बहुत कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले ही एक स्टेटमेंट दे दी कि इन चीज़ों का कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ें सही करना नहीं चाहता है ना। इसके साथ ही आपने जब बात की प्रसाद की, तो प्रसाद के सैंपल तो हिमाचल में भी फेल हो गए। बाबा दियोटसिद्ध का आपको मामला पता ही है। आपने ऊना में काफ़ी सैंपल लिए कि वो फेल हो गए, कोई गोलगप्पे के है, कोई कुछ है, वो सब सैंपल फेल हो रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो
FSSAI है, जो कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स की बात करती है। इसका अपना ही कोई सर पैर नहीं है, ये बोगस संस्था है। FSSAI का अर्थ है कि कैसे व्यापारी को एक्स्ट्रा लूटा जाए। पहले उसको बोला जाए कि लाइसेंस बना, फिर उसको बोला जाए कि ठीक है, तेरे सैंपल भरना सी, फिर उसके सैंपल भरे जाएं, फिर सैंपल पे गेम खेली जाए, भाई फेल कर दें पास कर दें, क्या करना है। अब क्या है कि अब गुणवत्ता कम हो गई है। आपको मैं ये बताऊं कि कोई भी लेबोरेटरी, कोई भी प्रयोगशाला किसी भी प्रोडक्ट को अनसेफ, सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांडेड कुछ भी बना सकती है, ठीक है। तो प्रयोगशाला जो है वो एक्सटॉर्शन के स्थान बनते जा रहे हैं। तो इसमें मैं यही जानना चाहता हूँ कि हमने टनों के हिसाब से ऊना वालों ने बर्फ़ी या फिर बहुत कुछ खाया। अब FSSAI के जो एजेंसीज़ हैं, फूड सेफ्टी या फिर फूड असिस्टेंट कमिश्नर, इतने भारी भरकम नाम, इनसे कोई पूछे कि भैया वो टनों के हिसाब से जो बर्फ़ी हम ऊना वालों ने खाई है उसका हिसाब तो दे 5-10 साल का। कुछ नहीं है बजे, सैंपल भरा जाता है, आगे आगे सैंपल की गाड़ी, पीछे पीछे हलवाई की या फिर दुकानदार व्यापारी की गाड़ी, लैब में जाना, बाबा जी प्लीज़ बताओ कितना रोकड़ा, ऐसी सेटिंग चलती है। तो फूड ढकोसला है फूड सेफ्टी बेसिकली, जिस आंखों में, जैसे कि अब सत्य की जीत होती है, इसका ये नहीं होता है। हम कितने जुमले राइट फ्रॉम 1947 हमने ये देखे हैं, वो सारे जुमले अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुके हैं, अब उनका वो संस्थानों में घुस चुके हैं। आप अथॉरिटी बनाइए, लाइसेंस लीजिए, लाइसेंस के नाम पर अपना करिए, तो वो बात है। तो ये तो फूड सेफ्टी कमिश्नर, अधिकारी जो भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं वो भी जानते हैं भाई कुछ नहीं होने वाला। सैंपल फेल उसका होगा जो सेटिंग नहीं कर पाएगा, जो सेटिंग करने का दम रखता है उसका सैंपल फेल नहीं होता। वर्ष 2022 में हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आपका भी एक नाम आ रहा था कुटलैहड़ से, शायद आप भी इच्छुक थे ये चुनाव लड़ने की। तो क्या ये बात सच है, और अगर सच है तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? जी, मैं लापरवाह बेवकूफ़ नेता बनने की कोशिश कर रहा था। होता क्या है भाई जी, मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही आपको 4 लोग जानने लगते हैं आप अहंकारी भी हो जाते हैं। और एक अहंकार भी होता है, और दूसरा होता है कि आपको 4 लोग ही बोलते हैं यार मैं मस्त ये होना चाहिए, और आपके अंदर से भी आता है कि यार सामने देख पा रहा हूँ कि वो नेता लोग कुछ करते तो है नहीं है, बस सेटिंग चल रही है, यार सिस्टम तो बदल नहीं रहा, ठीक है। ये कीड़ा प्रत्येक व्यक्ति में होता है। अगर ये कीड़ा ना हो जो सो कॉल्ड सुधारवादी या सो कॉल्ड मतलब हम ठीक कर देंगे फलाने का, तो भाई जी मैं भी मनुष्य हूँ, मुझे भी वो रोग लग सकता है। तो मुझे लगा कि कुटलैहड़ को, कि मेरे को लगता था जंगल भी खा गया यार नेता, ये खनन करते भी नहीं हट रहा, ये कर क्या रहा है। और ऊपर से समाज में सरकारी स्कूलों की ऐसी बैंड बजी हुई है, प्रत्येक सेक्टर जो है हिला पड़ा है, और लोग कह रहे हैं बचाओ चिल्लाओ बचाओ। मैंने बचा के देखते हैं। तो चुनाव की तरफ हमने फिर बोला कि ठीक है, बंधु तैयार थे, और मैं यार वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए व्यक्ति को, है ना, काम के लिए। तो वो एक उसमें मैंने कहा, लेकिन और कौन नहीं शक्ति चाहेगा। आप अभी खड़े हो जाएं और एक सभा बुलाएं, पूरा हिमाचल मतलब ऊना के बंदों को बुला लो 5 लाख को, और बोलें कि हमारे पास एक लॉटरी है और उसमें विधायक की लॉटरी है, भाई कौन कौन खरीदना चाहता है टिकट, 2 रुपये की टिकट है। तो प्रत्येक व्यक्ति आएगा और बोलेगा भाई ये मेरे को ही बनना है। शक्ति देता है विधानसभा, शक्ति देती है, आपको इतनी पावर देती है कि आप कुछ कर पाते हैं। तो ये है, शक्ति कौन नहीं चाहता भाई, प्रत्येक व्यक्ति शक्ति चाहता है। तो शक्ति के साथ साथ पेंशन भी देती है विधानसभा वो मेन बात है। इसके साथ क्या अब भी आपके अंदर ये इच्छा है, या फिर अब आप इससे अपना मोह भंग कर चुके हैं? हाँ बताता हूँ भाजी, सुख की अभिलाषा दुख का कारण है, ठीक है। अभिलाषा, इच्छा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको अंदर से परेशान करने के ही नाम है ना, महत्वाकांक्षा फलाना ढिमका। अब बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ ये तो जब तक मेरे अंदर विकार हैं, जब तक मैं परम सत्य को नहीं जान जाता, जब तक मैं वही नहीं हो जाता जिसके लिए हम आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये कीड़ा रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए, और मुझे भी है यार, मैं भी, मेरे को भी कोई कल को टिकट दे, मैं भी विधानसभा में, मैं जहाँ भागता हूँ वहाँ मैं काट पाऊँगा। विधानसभा में अगर मैं पहुँच गया तो मैं काट पाऊँगा ना, कम से कम। अभी तो मैं भौंक करता हूँ,
कोई सुनता तो है नहीं है। जब मैं काटूंगा तो लहू बहेगा तो उसको फील होगा कि यार भाई काट भी सकता है। मतलब आपने कुटलैहड़ की जनता को एक संदेश भी दे दिया कि मैं अभी भी हूँ और आप मेरे को भी एक प्रत्याशी मान सकते हैं अगला। इसके साथ ही अगर कुटलैहड़ क्यों नहीं चलो हाँ कैसे भी इसके साथ ही उस समय आप अब इच्छुक तो थे ही, पर अब जब आपने बोला कि मेरा नहीं बना, देवेंद्र सिंह भुट्टो उस समय कांग्रेस से खड़े थे, आपने उस समय उनको समर्थन क्यों नहीं दिया? भाई जी, एक तो होता है कि मेरी मर्जी और दूसरा होता है कि मेरे मन में एक चीज़ ये भी थी उस टाइम देवेंद्र भुट्टो को लेकर कि ये भाई जी बड़ा अंधाधुंध खनन करते हैं, नंबर 1। और दूसरा ये था कि वो कांग्रेस पार्टी में थे। और तीसरा, मैंने भुट्टो के ऊपर बहुत आक्रमण नहीं किया। मैंने अगर उनको सपोर्ट भी नहीं किया तो मैंने उनकी कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया चुनाव के दौरान, लेकिन पहले मैं कर चुका था। मैंने चुनाव के बाद भी किया। भुट्टो का क्रिटिसिज्म मैंने बंद नहीं किया। मैंने एक तरफ, क्योंकि भुट्टो भी इसी समाज से है, यहीं से निकला है और वो उन नेताओं के साथ रहा है जिन नेताओं ने इस इलाके का बंटाधार भी किया है। भुट्टो के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो पहले के नेता के पास शक्तियाँ थी वो भुट्टो का उसमें बड़ा योगदान था। तो भुट्टो एक शक्तिशाली व्यक्ति है। अब मैं इतने ताकतवर बंदे को बिना मतलब मैं क्यों बोलता राजनीति में? और दूसरा ये कि मैं भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे मन में भी वो इच्छा जागी कि मैं भी कुछ ऐसा बात करूँ। वो इसलिए थी कि मैंने देखा फील्ड पे तो मैं रहता ही हूँ, है ना, मैं बहुत ज़मीन पे रहने वाला बंदा हूँ, तो मैंने देखा था तो ऐसा लगा क्या विरोध करना वैसे पीछे वाली बातों। उसके बाद तभी आपने उनको उपचुनाव में फिर समर्थन करने का फैसला किया? भाजी मौसम बदलेगा, ठीक है, अगर कोई हवा के साथ, तो भाई हम भी उगते सूरज के साथ भी जाएंगे, हवा के साथ भी जाएंगे, लेकिन इस चुनाव में हवा उनके विपरीत थी। उनके ऊपर बिकाऊ का टैग लगा हुआ था, ठीक है, बिक गए फलाना ढिमका। तो मैंने तो तब उनको सपोर्ट किया कि जब उनके खिलाफ एक मैंडेट बढ़ता जा रहा था। और जब मैंने देखा कि उस तरफ भी विवेक विक्कू के पास कोई बड़ा विजन तो नहीं है, लेकिन अभी वो मतलब उनके कोई हिस्ट्री भी तो नहीं है। उनको बनना था, उनके मन में इच्छा थी, वो पूरी होगी। ही इज़ अ लकी गाय जी। तो कहीं ये आपका सपोर्ट ही उनको लेट तो नहीं डूबा? क्योंकि वो भी चुनाव हारे कुटलैहड़ से, तो उधर चैतन्य शर्मा भी गगरेट से वो अपना उपचुनाव हारे, तो कहीं यही सपोर्ट तो नहीं उनको दोनों को लेट डूबा? ओपा जी, ऐसा है कि हम तो योगी जी को शुरू से सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो अभी तक हारे नहीं, ठीक है। तो हेमंता को भी हमने किया सपोर्ट। तो बाकी मेरे कहने से क्या होगा, मैंने क्या बताया, आपने पूछा कि कोई असर होगा। 4 अफसरों पे तो असर नहीं है मेरी खबर का, और इस समाज पे असर पड़ेगा, है ना। तो मेरे कारण क्या है, मैंने तो, आपको भी पता है कि पूरा समाज क्या कह रहा था, ठीक है, आपको पता था कि क्या होने वाला, रिजल्ट तो आपको ही पता थे, हमें भी पता था। आपकी खबरों का असर अधिकारियों पे हो ना हो, पर जनता पे पूरा असर होता है, समाज पे पूरा असर होता है, और शायद आप उसी में कामयाब हम रहते हैं। चलिए, अगर आपको कल को अगर लड़ना ही हो, इलेक्शन लड़ना हो, तो कौन सी पार्टी से लड़ना पसंद करेंगे, आज़ाद लड़ना पसंद करेंगे? भाजी मैं अभी तो कुछ पता नहीं है मेरे को जी। ये मैं बोल लूँ कि मैं लड़ूंगा, मेरी इच्छा है फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको पीछे रखा हुआ कि ठीक है, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्टी कोई कुछ नहीं है। मैं चुनावी राजनीति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई प्रतिद्वंदी ना समझ ले भाई, ठीक है। जो हमारे जो कार्य हैं, क्योंकि राजनीति प्रत्येक विषय को स्पॉइल कर देती है। सपोज करिए कि आपने कोई पुण्य कार्य में हाथ डाला, तो लोग बोलेंगे कि ये पुण्य कार्य इसलिए कर रहा है ताकि ये अपना राजनीतिक हित साध सके। तो राजनीति से अभी तो फिलहाल पाजी राम है, जो महादेव चाहेंगे वो होगा जी। क्या आपको आज तक अभी कोई धमकी मिली है, सीरियस धमकी किसी भी प्रकार की आपको क्या मिली है क्या आज तक? भाजी धमकियों का अर्थ होता है कि कोई भौंक रहा है और कोई ऐसे आपको गालियाँ निकाल रहा है, तो ऐसा बड़ी बार होता है। बड़े बंदे बड़ा कुछ बोलते हैं, तो मैं उनसे प्रेम से ही बात करता हूँ जी। क्योंकि एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट हमको ये दिखी थी, जहाँ पे पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगा है। ये क्या सच्चाई है इसमें? क्या कुछ ऐसा मिला था आपको धमकी वगैरह? इस ऐसा कुछ था क्या? ये दाड़ला घाट की बात है जी। मैं पजामे में था, चप्पल डाली हुई थी, ऐसे मातड़ जैसे में बना हुआ ऐसे था, इमीडिएटली जाना पड़ा। हम घूम रहा था उस टाइम हिमाचल में, प्रदर्शन हो रहे थे हिंदुओं के, तो मेरे को दाड़ला घाट पहुंचना था, चाहे 5 हिंदू होते। मैं वहाँ पर पहुंचा, पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया, ले गए खोपचे में अंदर, वो कियोस्क बना होता उनका जो। तो पहले तो वो खींच के ले गए। दूसरी बार फिर मैं आ गया, मैंने कवर कर लिया कार्यक्रम, फिर वो पुलिस वाला आया मेरे पास, फिर उसने मेरे को बालों से घसीटा,
एक गालियाँ दे रहा था, एक बालों से घसीटते हुए लेके जा रहा था। बुजुर्ग बंदे थे, तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि उसने बड़ी तेज़ी से बाल पकड़ लिए। बाद में मेरे को बताया कि तेरे को बालों से खींच रहे थे वो। मतलब है अच्छा। तो बुजुर्ग बंदे थे, मेरे पिताजी की उम्र के ही रहे होंगे। तो उन्होंने मेरे बाल नोचे अच्छे से, अरे थप्पड़ थप्पड़ ऐसे मारे, और एक बंदा गालियाँ निकालता जा रहा था माँ बहन की। तो मेरे को दया आ रही थी उन पर। बड़े बाबूजी को तो मैंने कुछ नहीं बोला कि बड़े हैं तो कोई बात नहीं, हाथ उठा दिया उन्होंने। कोई बात नहीं। क्या कारण था, क्यों आपके साथ ऐसा बर्ताव? देखिए नॉर्मली ऐसा बर्ताव होता नहीं, आपके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया गया? मेरा स्नेह जी, पिछले जन्मों का मेरा उनके साथ कोई संबंध, उन्होंने मुझे स्पर्श करना था। आपने बहुत ही कम शब्दों में जो है इसको बुरा लग रहा था बाजी, वो एक्चुअली वो होने नहीं देना चाह रहे थे। अब उसका जो मतलब जो ये तो है जो भाग्य में था मेरे, लेकिन वो वहाँ पर इसलिए भी थे क्योंकि उनके उच्च अधिकारियों ने कहा था कि ऐसी कोई रैली, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात तो होनी नहीं चाहिए। पर मेरे को कवर करता देख उनको लगा कि सेंसर करना चाहिए, रिपोर्टर है, झंडू बामसा लग रहा है देखने में, इसको ठोक देते हैं। तो पुलिस वालों ने उस पर दबाव बनाने की मेरे को कोशिश की, लेकिन ये कारण था, इसलिए रोक रहे थे वो। जी। तो ये थे रवि रौनकर जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद रवि जी आपका हमारे खास कार्यक्रम तीखे सवाल में आने के लिए। भाई ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ मैं ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, डिप्लोमेटिक मैं भी बोलिया कुछ, मैं हो सकता झूठ ही बोले होना। ठीक है, प्रपंच चल रहा था, सारे प्रपंच कर रहे, तो मैं भी कर लेता थोड़ा जा, है ना। बहुत धन्यवाद भाजी, थैंक यू। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम तीखे सवाल। अगली बार हम एक नए मेहमान के साथ फिर से पेश होंगे आपके समक्ष। तब तक बने रहिए हिमाचल फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।